धन्यवाद सर जी। श्यामधर कोचिंग सेंटर में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। तो आज हम 2023 का एग्ज़ाम देखते हुए, जैसा कि आप जानते हैं 16 फरवरी से आपका एग्ज़ाम चालू है। पहला पेपर होगा हिंदी। हिंदी को लेकर हिंदी को लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि हिंदी मातृभाषा है, लेकिन फिर भी हिंदी में अधिक संख्या में छात्र और छात्राएं फेल हो जाते हैं, क्योंकि पहला दिन होता है। सबके मन में घबराहट होती है कि मेरा पेपर किस प्रकार से हम लिखें या किस प्रकार से उसका उत्तर दें। तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है, जो इजी है, आपको आ रहा है, पहले उसे करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भी करना है। मित्रों, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। और इसके बाद आप जानते हैं कि जैसा 20 नंबर आपको OMR पे देना होगा, उसके बाद 9 क्वेश्चन आपको लिखित देना है, जिसमें 9 क्वेश्चन में 5-5 नंबर का रहेगा सभी क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन जो होगा आपको निबंध आएगा 9 नंबर का। और इसके बाद हम बता दें, जैसे कि गद्य में आएगा आपको गद्यांश। पहला क्वेश्चन जो आपका होगा, प्रश्न पहला आपका आएगा गद्यांश। गद्यांश आपका आएगा 5 नंबर का। जैसा कि हम बता दें आपको, इसमें मित्रता है, मित्रता। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा इंपॉर्टेंट आपका है ममता। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आप सभी को बता दें, ये 2 पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप ले सकते हैं भारतीय संस्कृत। तीसरा है भारतीय संस्कृत। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मात्र 3 ही पाठ हम आपको बता रहे हैं मित्रों। 3 से ही आपको 5 नंबर लाना है। और अच्छे से इसका पहले आद्यांत डालेंगे। आद्यांत में क्या होता है, शुरू और अंत। जैसा कि हम आपको बता दें, पहले आप इसमें आद्यांत डालेंगे। जैसे कुसंग का ज्वार भयानक होता है, या तो भारतीय संस्कृत से आ गया, तो सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे। 1 में आप सबसे पहले डालेंगे आद्यांत। आद्यांत में डालेंगे, मान लीजिए कुसंग है, कुसंग का ज्वार। इसके बाद डॉट 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 लास्ट में डालेंगे होता है। इसके बाद आप लिखेंगे संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस अवतरण के
लेखक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जो आपका ये है इसको हम अंडरलाइन कर देंगे या इन्वर्टेड कामा में कर देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्हें आप अंडरलाइन कर देंगे तो ताकि एग्जामिनर जब भी देखे तो तुरंत इसी पर निगाह जाएगी और आपको तुरंत वह नंबर दे देगा। इसके बाद आप अगर प्रसंग पूछा है तो प्रसंग लिखेंगे, अगर प्रसंग नहीं पूछा है तो उसमें पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपका गद्यांश होगा उसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो केवल आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। सेम ऐसे ही आपका गद्य से और सेम ऐसे आपका पद्य से पूछेगा। जहां पर हम गद्यांश डाले हैं वहां पे डालेंगे पद्यांश। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। इसके बाद फिर आप डालेंगे प्रसंग, आद्यांत हो गया, संदर्भ हो गया, प्रसंग, व्याख्या। उसके बाद एक रचना लिखेंगे। अगर सूरदास का पद है तो पद है, इसके बाद आप इसका रचना लिखेंगे सूर सागर। सूर सागर एक रचना मात्र लिखना है मित्रों। इसके बाद आपका जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको जीवन परिचय पूछा जाएगा। जो तीसरा प्रश्न होगा और चौथा प्रश्न, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 5-5 नंबर के हैं दोनों प्रश्न। पहला भी 5 नंबर का था, दूसरा भी 5 नंबर का। इसमें आपका जीवन परिचय पूछा जाएगा। जीवन परिचय लेखक का, लेखक। इसमें जो संभावना है हम आपको बता दें। पहला आप याद कर लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आना ही है, इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। दूसरा आप जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, 2 में ही फंस जाएगा। इसमें ऑप्शन होता है 4, 4 में मात्र एक ही करना है। इसके बाद आप लिख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। चौथा आप लिख लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। 4 विकल्प ऐसे दिया रहेगा मित्रों। और कुछ सिलेबस कटा भी है 30%। जैसे क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का कट गया है। इसके बाद पानी में चंदा और चांद पर आदमी, यह भी कट गया है। तो आपको ऐसे 4 ऑप्शन देगा, 4 में मात्र एक ही करना है। एक ही मान लीजिए आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख दिया, इनकी एक रचना लिख दीजिए चिंतामणि। तो जयशंकर प्रसाद, आंसू लहर, झरना, कामायनी, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद सेम ऐसे आपका चौथा क्वेश्चन है, कब यहां होगा। चौथा क्वेश्चन आपका है जीवन परिचय किसका पूछा जाएगा, कवि का। कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। जैसे आपका सूरदास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है तुलसीदास, तुलसीदास। इसके बाद आप कवित्री में ले सकते हैं महादेवी वर्मा। मात्र 3 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना होगा। और यहां से आपको पूछा जाएगा तो आप सूरदास का अगर याद किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुलसीदास का याद कर लीजिए या तो किसी एक कवित्री का याद कर लीजिए। आपका 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। 5वां क्वेश्चन आपका होगा संस्कृत, जो हिंदी का संस्कृत का पार्ट है उससे होगा 5वां क्वेश्चन गद्यांश। जो संस्कृत है हिंदी में अनिवार्य संस्कृत, इससे यह भी 5 नंबर का होगा। इसमें पूछा जाएगा भैया गद्यांश।
जैसे आपका पाठ बहुत जरूरी है, वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी आप जरूर याद करके जाइए। यह गद्यांश में पूछा जाएगा। इसमें आपको लेखक नहीं लिखना है, न कवि लिखना है मित्रों, केवल लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना लिखना है मित्रों। ये संदर्भ है। आद्यांत आपको बताए कि जैसे अगर वाराणसी पाठ से आया है तो वाराणसी यहाँ पे आप आद्यांत में लिख देंगे शुरू और अंत में जो पूछा गया है, ठीक। इसके बाद आप उसका अनुवाद करेंगे, पूछेगा इसमें हिंदी में अनुवाद कीजिए, व्याख्या नहीं पूछेगा, हिंदी में अनुवाद कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो आपको हेडिंग डालना है हिंदी में अनुवाद, ठीक। यही डाल के पूरा का पूरा उतार लेंगे, समझ रहे हैं बच्चों। इसके बाद आपको 6वां प्रश्न पूछा जाएगा, इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा संस्कृत का ही। जो 6वां क्वेश्चन होगा, जैसे वाराणसी कस्य नद्या स्थिता अस्ति, वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे। वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है? वहां पे धार्मिक स्थल है इसलिए प्रसिद्ध है। ऐसे ऐसे प्रश्न, जैसे सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर क्या थे? आजाद चंद्रशेखर एक राष्ट्रभक्त आसित, एक राष्ट्रभक्त थे। तो ऐसे आपको 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा स्वपठित संस्कृत के एक श्लोक लिखिए जो आपने पढ़ा है। स्वपठित माने जो आपने पढ़ा है और जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ये नहीं कि जो प्रश्न में पूछा है वही आप उतार दें ज्यों का त्यों। तो याद कर लीजिए, ये पक्का है आपको। ये 7 का शायद क रहेगा, इसके बाद आपका 7 का ख भी इसमें रहेगा, समझ रहे हो ना मित्रों। इसके बाद आपका 8वां होगा अग्र पूजा, ये क और ख करके देगा। इसके बाद आपका 8वां जो क्वेश्चन है वह होगा अग्र पूजा। 8वां प्रश्न आपका आएगा अग्र पूजा। इसके लेखक हैं पंडित रामबहोरी शुक्ल। उन्होंने इसमें 6 सर्ग का वर्णन किया है। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम सर्ग, 6 सर्ग हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पहला तृतीय सर्ग। इसे आप कहते हैं आयोजन। जैसे शादी विवाह घर में पड़ता है ना, तो हम लोग पहले से आयोजन बनाते हैं, कोई योजना बनाते हैं कहाँ से प्रारंभ किया जाए, कहाँ इसका समापन किया जाए। इसी प्रकार से आयोजन होता है तृतीय सर्ग में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है श्री कृष्ण का चरित्र, श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। इसमें देखिए आपको जो देगा, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामबहोरी शुक्ल जी। डॉक्टर रामबहोरी शुक्ल जी ने अग्रपूजा लिखा है। यह भी प्रश्न आपका पूछ सकता है 1 नंबरी में, जो 20 क्वेश्चन OMR के होंगे, क्योंकि व्याकरण यहां नहीं पूछ रहा है। 9 क्वेश्चन में आपका एक भी व्याकरण नहीं पूछा जाएगा बच्चों। व्याकरण पूछा जाएगा 1 से 20 तक, जो OMR होगा। जैसे अलंकार किसे कहते हैं, या तो अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 100% यहीं से पेपर बनेगा, कहीं से नहीं। आप कई साल का 2001 से लेकर और 2021 तक आप या 22 तक देख लीजिए, श्री कृष्ण का जरूर पूछा है चरित्र चित्रण।
हर बार यही पूछता है, छोटा सा सर्ग है कहाँ जाएगा वो, तो बार बार यही से। तो मित्रों ये आपका हुआ 9 क्वेश्चन। इसके बाद 20 क्वेश्चन जो आपका OMR है उसे हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, आराम से पेपर देंगे धैर्य के साथ। जैसे कहा जाता है कि आपके अंदर धैर्य होगा, किसी भी परीक्षा को या किसी भी लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। इसमें देखिए 1 से 20 तक, 1 से 20 तक जो प्रश्न होगा वो आपका OMR इस पे कराया जाएगा। जैसे अगर पूछ ले अलंकार, अलंकार में उपसर्ग है, उपसर्ग है, 4 विकल्प दे देगा। मान लीजिए आपका क ख दे दिया, या ABCD कर सकता है, 1 2 3 4 कर सकता है। अब इसमें दे दिया अ, अल, अलम, अलम, तो इसमें कौन विकल्प सही होगा मित्रों? अब न जाने कितने बच्चों लगा देंगे अ, क्योंकि अ दिख रहा है, उपसर्ग आगे होता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग माने आगे का भाग, और प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे। तो इसमें अ गलत होगा, अल भी गलत होगा, अलम भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ बिंदी देख रहे हैं ना, ये अनुस्वार है। विसर्ग बगल में होता है, जैसे आप लिखते हैं प्रातः, ये क्या है? विसर्ग का चिन्ह है, आप चिन्ह भी पढ़े होंगे। तो इसमें अलम म में क्या रहेगा? हलंत, यही सही है। बाकी 3 आपके क्या हैं? गलत हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन में। मान लीजिए पूछ लिया कामायनी में कितने सर्ग हैं, कामायनी में कितने सर्ग हैं, किसने लिखा है भैया कामायनी? जयशंकर प्रसाद ने। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन, कामायनी में कितने सर्ग हैं? अब आपको दे देगा, मान लीजिए ABCD कर दिया, कुछ भी कर सकता है, 12 13 14 और 15 सर्ग ऐसे लिख देगा। अब जिसे नहीं पता है तो कुछ भी लगा सकता है, 12 13 14 15। अब सीरियल से दिया है, अब आपको परीक्षा में आपको हड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो गई कि हम कैसे करें, और सर भी गलती करा सकते हैं जल्दी जल्दी में। अगर मान लीजिए कोई बताने वाला भी है, अगर सही नहीं पढ़े हैं तो आपको कंफ्यूजन में डाल देंगे, पहुंचे भैया ए सही है, और ए आपको कहाँ रखना है? यहाँ जो आपका OMR दिया है इसको काला करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि एक में 2 विकल्प काला हो जाए, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा मित्रों। तो इसमें आपका सही होगा क्या? 15। कामायनी में कितने सर्ग होते हैं? 15। और कामायनी हमारा एक महाकाव्य है जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। तो ऐसे मित्रों आपको आएंगे, जैसे मान लीजिए रस के कितने अंग होते हैं, प्रश्न पूछ लिया जाता है, रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? अंग होते हैं, दे देगा विकल्प में 1 2 3 और 4। अभी पहली बार एग्जाम हो रहा है, ये किसी को नहीं पता है ABCD देगा कि क ख देगा कि 1 2 3 4 देगा, ये किसी को पता नहीं है, पहली बार है, गलतियां सबसे होती हैं। जैसे कि अभी हमारे सर श्यामधर कोचिंग सेंटर पे एक प्रतियोगिता कराया गया जिसमें सर ने पूछ लिया था क वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। बहुत बच्चे गलती किए, हम जो पढ़ाए थे बच्चों को वो गलती नहीं किए। सोचिए कितना छोटा क्वेश्चन, लेकिन बड़े बड़े लोगों को पछाड़ दिया एक ही क्वेश्चन से, और साइकिल से दूर रह गए। ये सोचिए। तो सर इसमें पूछ रहा है रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग कितने होते हैं? 1 2 3 4। पता नहीं है कितने अंग होते हैं, तो कितने अंग होते हैं भैया?
4 अंग होते हैं रस के। जैसे आपका हो गया एक अस्थाई भाव, पहला, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अब देखिए यहां भी पूछ सकता है अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ 9 माने हैं, 9 ही रस होते हैं। जितने रस होते हैं उतने अस्थाई भाव होते हैं। जैसे अनुभाव है, विभाव है, संचारी भाव की संख्या 33 माना गया है, अस्थाई भाव 9। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे हमसे पूछ ले अलंकार के कितने भेद होते हैं, हमारे सिलेबस में क्या है, अलंकार का भेद। प्रश्न है अलंकार के भेद होते हैं, भेद होते हैं। अब आपको विकल्प में दे देगा बेटा, विकल्प में दे देगा, एक होता है, मान लीजिए एक होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो अलंकार की मात्र आपकी सिलेबस में 2 ही भेद हैं। कितने भेद हैं? 2, मात्र 2 भेद हैं। पहला आपका है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार। हमको जानना है शब्दालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार किसे कहते हैं। हो सकता है परिभाषा देकर पूछ ले, कुछ कहा नहीं जा सकता मित्रों, पहली बार परीक्षा है। तो काव्य में जहां पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार या परिवर्तन पाया जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। काव्य में जहां पर अर्थों के माध्यम से चमत्कार पाया जाए उसे अर्थालंकार कहते हैं। और एक चीज और ध्यान देंगे मित्रों, शब्दालंकार के भेद नहीं पढ़ना है हमें। जो शब्दालंकार है इसका भेद नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अर्थालंकार का। उपमा, उत्प्रेक्षा और तीसरा आपका है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अलंकार। ये 3 के बारे में आपको जानना है। उपमा अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार। बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता, तीनों परिभाषाएं सेम होती हैं, ऐसा लगता है उन्हें। नहीं भाई, तीनों में अंतर है, आपको जानना होगा। उपमा अलंकार के लिए, जो उपमा अलंकार है इसके लिए बहुत आसान सा ट्रिक हम बना देते हैं, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में। बुढ़े हो जाएंगे लेकिन आप भूलेंगे नहीं। सोच लीजिए, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में आता है वाचक शब्द। उपमा अलंकार, इसमें आप देखेंगे वाचक शब्द। जब हम कहीं बुक में पढ़ते हैं तो कहीं शब्द नहीं मिलता, लेकिन हम कई बुकों से खोज कर लाए हैं आपके लिए। समझ लीजिए केवल बना बनाया आपको मिल रहा है। वाचक शब्द, इसमें सा, सी, से, सम, समान, सरिस, सदृश, ये अगर वाचक शब्द आपको याद हो गए तो आप उपमा अलंकार को उखाड़ कर रख देंगे। जैसे राधा का मुख, राधा का मुख चंद्रमा के समान है, के समान है। अब देखिए सरिस को हम यहां रख देते हैं, सरिस। राधा का मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान आ गया, समान यहां आ गया। उपमा में समानता किया जा रहा है, जो राधा का मुख है वह चंद्रमा के समान है। जैसे आपका एग्जाम एक उदाहरण बहुत आता है, पीपर, पात, सरिस, मन डोला, मन डोला। अब देखिए इसमें जो सरिस है ये वाचक शब्द है,
आया है वाचक शब्द, केवल वाचक शब्द पकड़ना है। तो ये आराम से 1 नंबर में पूछ सकता है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। और 3 ही अलंकार आपको पढ़ना है, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। श्यामधर कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन।